माफ़ी अपने आप में माफ़ी है, लेकिन अच्छा होता अगर हुकूमत में रह के वो ये बात करती, क्योंकि ये बयान उनका 2016 का है। 16 में ही अपनी गलती का अगर उसको एहसास हुआ होता तो अच्छा होता। 17-18 में भी गलती का एहसास हुआ नहीं। 19 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद अब उनको लगता है कि उन्होंने गलत की। मुझे लगता है ये अपने आप में एक पॉलिटिकल रियलाइजेशन है rather than an actual apology. But चलिए, she has realized her mistake. That in itself is in some ways welcome. साहब, आपने अपने भाषण में भी जो रिजर्वेशन कही दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी बात कही है, अभी दी नहीं है। आपको उसकी टाइमिंग पर दिक्कत है या इस पूरे बिल पर दिक्कत? नहीं, मुझे तो ज़्यादा टाइमिंग पर ही दिक्कत है। बिल पर दिक्कत हो ना हो वो तो पार्लियामेंट में फैसला होगा, और अगर अदालत तक ये मामला गया तो फिर अदालत में ये डिसाइड होगा। मुझे तो टाइमिंग पे ये मेरे तो सवाल टाइमिंग से लेके हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो ये अचानक तो ये ज़रूरत आई नहीं ना, ये तो एक पुरानी बात रही है। तो जब आपके पास 4.5 साल से अपनी मेजॉरिटी रही है पार्लियामेंट में, 4.5 साल तक आपको ये इस बिल की ज़रूरत जो है वो नज़र नहीं आई, आप अचानक ये इसको आप आखिरी पूरा सेशन मानिए इस पार्लियामेंट का, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा। तो इस पार्लियामेंट के आखिरी सेशन के आखिरी दिन पे आप ऐसा बिल लाते हो जिसके तहत आप ये नया एक कैटेगरी तैयार करते हो रिजर्वेशन का। मुझे तो लगता है ये तो सिर्फ सीधा सीधा जो है ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पिछले 3 रियासतों में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो हाल हुआ, ये उसका नतीजा है। Mr. Abdullah, if we keep the timing aspect of this issue aside, is your party in favor of giving reservation to the poor from the upper caste? Now there is at the moment there is no scope for it, because the moment you add more reservation, you are in effect breaching the Supreme Court guidelines of 50%. If this government can show me how you can add another category of reservation without breaching the Supreme Court 50%, we are willing to consider it. Look, as far as we are concerned, our questions are both on the timing and on the intent. If the intent was to benefit a community, this bill should have been brought earlier. It should have been brought after consultation. There should have been an all-party meeting. There should have been some effort made to unify opinion behind this. Suddenly, at the last moment, on the last day of the session, you bring a bill with such far-reaching consequences and you expect that people will follow it blindly? I don't believe they will. This is nothing but politics. आपका हो गया। Yesterday, Muzaffar Hussain Beg Saab made a statement that not participating in the ULB elections was a regret. It was a mistake. Is there any equal? No, I can't speak for Muzaffar Beg Saab. No, हमने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया। उस वक्त के लिए वो फैसला सही था, उन हालात में भी वो फैसला सही था। अगर उन्हीं हालात में हमें दोबारा उस तरह का फैसला लेना होगा, हम वही फैसला लेंगे। आपका हो गया। डॉक्टर साहब का जो बयान आया है राम मंदिर को लेकर कि जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए, और अगर उनको इजाजत मिली तो वो खुद वहाँ पर नहीं, फारूक साहब ने ये नहीं कहा। फारूक साहब ने ये नहीं कहा ना, आप तोड़ मरोड़ के उनके बयान को मत पेश करिए। फारूक साहब ने ये कहा कि, और मतलब उस हिसाब से आप देखें तो उनकी बात गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करिए और कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारे सिर आंखों पे। मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को एतराज़ होना चाहिए। हम सब कहते हैं ना कि अगर ये मामला कोर्ट में है तो फिर ऑर्डिनेंस की बात करना ये बेमकसद है, इसके कोई मायने नहीं है। कोर्ट को अपना फैसला करने दीजिए, कोर्ट का जो फैसला है वो हम सबको मानना चाहिए। इसमें भी ना ये फिर मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। अब जब ट्रिपल तलाक की बात होती है तो आप कहते हैं ना कोर्ट का फैसला सही है, जब सबरीमाला पे बात आ जाती है तो आप कहते हो कोर्ट गलत है, कोर्ट को इन चीज़ों में दखल नहीं देना चाहिए। आप एक बार तय करिए कि क्या कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो आप मानिए। इससे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। फारूक साहब ने ये तो कहा कि अगर उन्हें इजाजत मिली तो राम मंदिर के निर्माण में ईंट रखने जाएंगे। फारूक साहब ने ये कहा कि हमें अदालत के फैसले का जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। In your address you said that today the youth in the valley is feeling very alienated and they are picking up gun, which is a worrying trend, and you said that they feel they have no option
option other than picking up gun. Isn't it justification of terrorism? It's not justification of terrorism. You have to understand their anger. I don't condone what they do. I am trying my best to work with them so that this sort of rebirth of militancy is put to a premature end. I don't justify what they do. I have never justified the use of militancy to achieve political aims. I have always believed that Jammu and Kashmir is a political problem. It requires political handling. It requires a political solution that will be arrived at through a dialogue. But when you refuse to talk to the state, when you refuse to acknowledge the political nature of the problem, when you refuse to understand what the root cause of the problem in Jammu and Kashmir is, you yourself are creating circumstances that has allowed for a rebirth of militancy. That is what I am saying. I am not justifying the use of violence on any side. So you feel that they have no option. Sir, one I am done your question. सुप्रीम कोर्ट ने आज आलोक वर्मा को दोबारा सीबीआई का चीफ बनाया है और कुछ उनकी पावर सीज की हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे सीबीआई? मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं। मैं आपके इसी प्रोग्राम में बिजी था जनाब। अब जाके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लूंगा। Do you think Government of India is sincere in holding assembly elections alongside Lok Sabha elections in Jammu and Kashmir? अब या तो पार्लियामेंट को धोखा दिया है। अगर आप ये कहते हो कि राजनाथ सिंह साहब ने पार्लियामेंट को धोखा दिया तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो राजनाथ सिंह साहब का बयान पार्लियामेंट में देखा, दोनों लोकसभा में और उससे ज़्यादा राज्यसभा में, उन्होंने तो इसमें मतलब कोई शक की गुंजाइश रखी नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जितनी भी फोर्सेस की ज़रूरत होगी हम उनको वो फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे ताकि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो एक साथ हो पाएँ। सुनने में तो ये भी आता है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हों, कुछ पॉलिटिशियंस इसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी चाहते हैं कि यही सिस्टम रहे ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो ना। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द रियासत में एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो आ जाए और उनको अपना काम संभालने दें। गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने जो पिछले 4 साल का टाइम में टेररिज्म के खिलाफ काम किया है वो सबसे बेहतरीन था। फिर आपने अपनी स्पीच में कहा कि आपको इनको मारना पड़ रहा है क्योंकि आपने ही वो हालात तैयार किए जिससे ये बने। आप नंबर गिन रहे हो, ये भी अफसोस की बात है। कोई कहता है मैंने 1500 मारे, कोई कहता है मैंने 1700 मारे, कोई कहता है मैंने 250-300 मारे। आपको मारने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके वक्त में पैदा हो रहे हैं। हमारे वक्त में चलिए ना, अब हालात ऐसे बने कि ज़्यादा मिलिटेंट बने नहीं और हमें मिलिटेंट के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करनी नहीं पड़ी। आज ये आपकी मजबूरी बन रही है कि आपको ये मारने पड़ रहे हैं और इनको मारने से ना ये मसला हल नहीं होगा। ये आपकी फ़ौज भी कहती है, आपकी आर्मी कहती है ना कि हम इस सिचुएशन को एक पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है आगे बढ़ना होगा ना। सिर्फ आप मिलिटेंट मार के जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। आप मिलिटेंट मारोगे और मिलिटेंट पैदा होंगे, आप फिर मारोगे और पैदा होंगे। आपको जम्मू कश्मीर की जो सियासी सिचुएशन है उसको सही मायने में डील करना होगा। ये अपने आप में ये प्रॉब्लम जो है ये आप हल कर पाओगे। महबूबा मुफ्ती का जो यू टर्न है, उसे किस तरह से देखते हैं आप सर? More people get killed in Patna than in Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir is like any other state. Why जनाब अगर more people get killed in Patna, फिर तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, नीतीश कुमार साहब को इसका जवाब देना होगा। अगर पटना की हालत जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बदतर है और ये हमारे वो गवर्नर साहब कह रहे हैं जो हाल ही में बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है इसका नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। और ये कहना कि जम्मू कश्मीर इज़ लाइक एनी अदर स्टेट, आई एम सॉरी, दैट्स रॉन्ग। जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर इन फैक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट इन द कंट्री। आप जब 370 की बात करते हो, आप जब 35A की बात करते हो, आप जब एक्सेशन की बात करते हो, जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है। So let us not fool ourselves that Jammu and Kashmir is like any other state. It's not. You tell me which other state is artificially divided between two countries today? आपका एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का क्या पाकिस्तान के साथ नहीं है? आपका थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर का क्या चीन के साथ नहीं है? मुझे बताइए ना, इस मुल्क का और कौन सा रियासत है जिसमें इस तरह लोगों का बंटवारा हुआ है? ये मत कहिए ना वी आर लाइक एनी अदर स्टेट। जंगें जब लड़ी जाती हैं हमारी रियासत पे लड़ी जाती हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शेलिंग होता है, जम्मू कश्मीर में जो सैनिक यहाँ लगा होता है वो मरता है, जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है वो मरता है। तो ना don't say that Jammu and Kashmir is like any other state. It's not. Sir, in third week of January, Article 35 hearing is in Supreme Court. What is national conference and is national conference? हमारा मौक़िफ़ बदला नहीं है ना।
हमने अपनी लीगल टीम तैयार की है और हम 35A को बचाने में जितना हम रोल अदा कर सकेंगे हम कर लेंगे। फारूक साहब के लिए नहीम अख्तर जी ने कहा है कि 35A को लेकर आपने बायकॉट कर दी इलेक्शन, लेकिन कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, तो स्टैंड क्लियर कीजिए राम मंदिर पर और हमें 35A पे। अब नईम अख्तर साहब अपनी पार्टी बचाएं, वो हमारी पार्टी की तरफ उनको वो क्या है, अब उनको क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है, अगर शामिल होना वो एप्लीकेशन दे, हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर नहीं आना है तो मेहरबानी करके नईम अख्तर साहब अपनी पार्टी को बचाने में ज़रा ध्यान दें। कोई दिन ऐसा नहीं है जब उसकी पार्टी में से कोई निकल नहीं जा रहा है। नईम अख्तर साहब अपनी पार्टी में फोकस करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम संभालेंगे। उमर साहब, महबूबा मुफ्ती का जो यू टर्न है, जिस तरह से वो आतंकियों के घर पर जा रही हैं और संवेदना प्रकट कर रही हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो कल बयान आया है कि जो उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं वो पार्टी का कचरा थे, दोनों को किस तरह से देखते हैं आप? मुझे तो पहली जो आपने पहला सवाल किया उस पर तो मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। दूसरे सवाल पे मुझे अफसोस है, अब मेरी पार्टी से भी लोग गए हैं, आगे जाके भी अब पॉलिटिक्स है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो कौन जानता है, लेकिन मैंने कभी अपने साथियों के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। कई मेरे साथी हैं जो आज PDP में हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये कचरा है और चला शुक्र है चले गए। कल तक ये इनके साथ काम कर रहे थे, 1 साल पहले इसी दिन हम असेंबली में जो अपने काम कर रहे थे। क्या यही लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा को नहीं बचा रहे थे? क्या यही लोग नहीं कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत है और महबूबा मुफ्ती इन्हीं लोगों की तारीफ़ कर रही थी? आज क्योंकि ये छोड़ गए तो ये कचरा है। अब ये दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट चॉइस ऑफ वर्ड्स।